Hello everyone. Today we are going to start our new chapter of power plant engineering, that is nuclear power plants. Okay. So हमने देखा थर्मल पावर प्लांट देखा। तो उसमें जो भी प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी होता है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें जो स्टीम प्रोड्यूस होता है वो हमारा जो इसमें जो बॉयलर्स में होता था, थर्मल पावर प्लांट में जो बॉयलर्स में होता था वो यहाँ पे बॉयलर्स में नहीं होगा, वो यहाँ पे होगा रिएक्टर में। तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है पहले हम देखते हैं। द वर्किंग ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट एक्सेप्ट दैट द स्टीम इज जनरेटेड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टेड ऑफ बॉयलर। तो सिर्फ फ़र्क ये है, पूरा सेम प्रोसेस है थर्मल पावर प्लांट के जैसा, सिर्फ फ़र्क ये है कि स्टीम जो जनरेट होगी वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होगी इंस्टेड ऑफ बॉयलर। द प्रोड्यूस्ड हीट इज़ यूज टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम। तो जो भी हीट प्रोड्यूस हुआ है उसको किस लिए यूज़, दैट विल बी यूज्ड फॉर टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम। द रेट ऑफ हीट release in nuclear reactor is extremely large as compared to combustion chamber of steam power plant. The heat energy is produced by nuclear fission. तो जो हीट एनर्जी है वो न्यूक्लियर फिजन से प्रोड्यूस्ड होती है। ओके। और जो हीट रिलीज्ड हुई है दैट विल बी मोर ग्रेटर और एक्सट्रीमली लार्ज अगर कंपेयर करें तो थर्मल पावर कंबशन चेम्बर ऑफ स्टीम पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट से अगर कंपेयर करें तो जितना बॉयलर में हीट एनर्जी रिलीज नहीं प्रोड्यूस नहीं होता है उससे कई ज़्यादा इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। और ये हीट एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? न्यूक्लियर फिजन से। वो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। बॉम्बार्डिंग ऑफ द मटेरियल सच एज यूरेनियम विथ न्यूट्रॉन स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ फिशन। तो यूरेनियम और न्यूट्रॉन का जो हम क्या करेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे और उसके वजह से जो फिशन का प्रोसेस शुरू होगा तो वहाँ से हमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब मिलेगी। इट गिव्स आउट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट आर न्यूक्लियर रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, स्टीम टर्बाइन, कंडेंसर एंड एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर फिजन ऑफ एटम टेक्स प्लेस। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में आप देख सकते हैं कि फिजन ऑफ एटम टेक्स प्लेस, जो एटम्स के फिजन होते हैं वो वहाँ पे होते हैं। दिस फिजन प्रोसेस लिबरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करता है। दिस हीट इज़ टेकन अप बाय द कूलेंट सर्कुलेटिंग थ्रू द रिएक्टर कोर। तो इसके आजू बाजू से यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्टर के थ्रू यहाँ पे लिखा है कूलेंट। तो कूलेंट्स जो यहाँ से कूलेंट है हमारा वाटर, तो यहाँ पे जो सर्कुलेट किया जाएगा तो वो जो रिएक्टर में जो फिजन हुआ है, जो हीट प्रोड्यूस्ड हुआ है, तो वो कूलेंट को सप्लाई कर दिया जाएगा या फिर कूलेंट उससे हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। Hot coolant leaves at the top and then flow through the tubes of a steam generator and pass heat the feed water. Okay. Then the steam produced is expanded and is used to drive turbine, which is coupled to an electric generator as in the conventional power plant to produce electricity. तो ये आपको मैं सिंपल यहाँ पे बता देता हूँ इस डायग्राम के थ्रू कि होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्टर में फिजन की वजह से हीट, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है और वो हीट कूलेंट, जो कूलेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो कूलेंट जो है वो गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा और फिर उसको फ्लो किया जाएगा हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में भी जो पानी है उसको फ्लो किया जाता है फीड वाटर विद द हेल्प ऑफ फीड वाटर पंप। अब वाटर वहाँ से दूसरी जगह से फ्लो किया जा रहा है, तो एक ठंडा पानी है और एक हॉट वाटर है, गर्म हॉट कूलेंट है, गर्म पानी तो कूलेंट है। तो इन दोनों का जब हीट एक्सचेंजर में एक जब कांटेक्ट होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो वो क्या होगा कि
हीट एक्सचेंज होगा वहाँ पे। तो हीट एक्सचेंज होने की वजह से जो वाटर है जो फीड वाटर पंप से आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो डेट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम। फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होके वो टरबाइन में जाएंगे। फिर वहाँ पे टरबाइन में वो एक्सपांड होंगे और जहाँ पे वो एक्सपांड होने के बाद वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो जनरेटर में जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और जो भी उसके बाद जो गैसेस है उसको जो स्टीम्स है या फ्लू गैस है उसको फिर हम वापस कंडेंस करके उनको पानी में उनका टेम्परेचर कम करके उनको पानी में वाटर में फिर से कन्वर्ट करके फिर उसे रिसर्कुलेट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल सा है, बहुत ही ईजी है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। जनरल अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का अरेंजमेंट कैसा और क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट डिफर्स फ्रॉम द कन्वेंशनल प्लांट ओनली इन द प्रोसेस ऑफ स्टीम जनरेशन। तो स्टीम जहाँ पे जनरेट होती है वहाँ पे ही सिर्फ थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ़र्क है। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट द स्टीम इज जनरेटेड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टेड ऑफ बॉयलर। जैसे पहले अपन ने पढ़ा कि इसमें जो स्टीम जो जनरेट होगी वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होगी। There is no change in the working principle of electricity generator and condensing system। तो बाकी और कोई चीज़ में चेंजेस नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी हम स्टीम टरबाइन से जो मैकेनिकल आउटपुट निकल रहा था वो फिर हम या जनरेटर में इनपुट, वो जो आउटपुट शाफ्ट था उसको जनरेटर में इनपुट तक दे रहे थे ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है। वही काम यहीं पे भी हो रहा है, कंडेंसेशन का भी काम वही हो रहा है। सिर्फ फ़र्क ये है कि स्टीम जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसमें बॉयलर में होता था, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। ओके, सो मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट आर ब्रीफली डिस्कस। न्यूक्लियर रिएक्टर। रिएक्टर इज़ द हार्ट ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट। तो रिएक्टर क्या है? एक हार्ट है, न्यूक्लियर प्लांट का हार्ट है। मतलब अगर वहाँ न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं होगा तो जो तो क्या होगा, हीट ही प्रोड्यूस नहीं जो हीट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा और फिर हम आगे काम नहीं कर सकते। So in nuclear reactor, nuclear fissions of radioactive materials takes place. This liberates large amount of heat energy. This energy is taken up by the coolant circulating through the reactor core. After absorbing the heat, the coolant become hot. Okay, heat exchangers और steam generator। तो यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूँ। सॉरी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हॉट जो कूलेंट था वो अब हॉट हो गया है, अब वो जाएगा हीट एक्सचेंजर में। तो हीट एक्सचेंजर में वो क्या करेगा कि हीट एक्सचेंजर में जो वाटर जो फीड किया जा रहा था उससे हीट करे, उसके साथ हीट एक्सचेंज करेगा अपना जो हीट है, और उसके मदद से जो वाटर जो फीड किया जा रहा था दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम। फिर वो स्टीम को हम यूज़ करके स्टीम जो है उसको टरबाइन में इनपुट काइनेटिक एनर्जी की मदद से उनके टरबाइंस पे ब्लेड्स पे स्ट्राइक करके that will be convert into the kinetic energy will convert into mechanical energy, and this mechanical energy will convert into electrical energy in the generator और अल्टरनेटर। ठीक है, फिर ये जो टरबाइन है अब इसमें से जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसे हम कंडेंस करेंगे। कंडेंस करते हैं तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर कम हो जाता है एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अगेन वाटर। ठीक है, अब उसका जो अब वो जो कन्वर्ट हो गया है लेकिन उसका अभी भी पानी क्या है जो गर्म है। तो पानी कंडेंस किस लिए किया था? कंडेंस किसकी मदद से किया था? दूसरे जो पानी है उसकी मदद से हमने कंडेंस किया था उसे। तो कंडेंस करने की वजह से जो कंडेंसर का जो मीडियम था वो अब गर्म हो गया है। अब उसका गर्म होने की वजह से उसको हम कूल करेंगे इन द कूलिंग टावर। उसको कूलिंग टावर में कूल करेंगे और फिर सर्कुलेटिंग वाटर पंप के थ्रू हम उसे वापस रिसर्कुलेट करेंगे कंडेंसर में। जो अब स्टीम था जो अब कंडेंस होके फिर वाटर में कन्वर्ट हो गया है उसे हम फिर से फीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फीड वाटर पंप टू द हीट एक्सचेंजर में वापस, और फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यू होगी। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सा
इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है और अरेंजमेंट्स है यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ दिए गए हैं। एडवांटेजेस, न्यूक्लियर पावर प्लांट नीड्स लेस स्पेस एज कम्पेयर टू अदर कन्वेंशनल पावर प्लांट टू सेम ऑफ सेम कैपेसिटी। तो अगर सेम कैपेसिटी का अगर हमने पावर प्लांट अगर देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ज़्यादा स्पेस नहीं लगता as compared to conventional power plant, that is thermal power plant. Nuclear fuel is charged to the power plant infrequently because is that it has a relatively long life measured in the month and years as compared to the continuous or frequent fuel feed required like a thermal power plant. तो इसमें जो न्यूक्लियर फ्यूल है तो इसमें फ्यूल भी ज़्यादा नहीं लगता बिकॉज जो फ्यूल है न्यूक्लियर के वो बहुत मंथली या फिर ईयरली यूज्ड हो सकते हैं। लॉन्ग लाइफ, उसकी लाइफ बहुत लॉन्ग रहती है। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, एक बार जो यूज्ड अप हो गया उसे फिर हम वापस यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज उसकी लाइफ लॉन्ग नहीं रहती। सो ये कुछ एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस भी हैं। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज़ ऑलवेज हाई। The burned fuel is highly radioactive, therefore it requires a remote handling and special processing before disposal as a waste of to the atmosphere। ठीक है, तो ये सारी कुछ डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो कंपैरिजन दिया है, कंपैरिजन बिटवीन थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये कुछ इतना बताने वाली चीज़ आपको नहीं है, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि क्या डिफरेंस रहते हैं इसमें। और कंपैरिजन इस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के रिलेटेड किया है, जैसे कि कैपिटल कॉस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो ये किसका था, हाँ, स्टीम पावर प्लांट का जो है और न्यूक्लियर पावर, स्टीम पावर प्लांट का जो है वो कैपिटल कॉस्ट कम रहता है एज़ कम्पेयर टू, और इसका बहुत न्यूक्लियर पावर प्लांट का ज़्यादा रहता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है इसका, स्टीम पावर प्लांट का उसका कम रहता है। मेंटेनेंस कॉस्ट मॉडरेट हायर। तो ये सारे जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के रूप में आपको कंपैरिजन करके बताया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिजन रिएक्शन। तो फिजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियर विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो कोई एक हैवी न्यूक्लियस है उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, वो एक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस को स्प्लिट करके न्यूक्लियाई में लाइटर, हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट करके लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं, और वो जो न्यूक्लियाई है दैट विल रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो उसे हम फिजन कहते हैं, उस प्रोसेस को हम फिजन कहते हैं। व्हेन अ थर्मलाइज्ड स्लो न्यूट्रॉन collides with the nucleus of certain fissile material heavy atoms, it causes the nucleus to split into two or more unequal fission fragments nuclei which release energy of fission. This process is accompanied by emission of neutron and gamma rays। तो जो भी जैसे कि जो थर्मलाइज्ड न्यूट्रॉन है जब वो कोलाइड होते हैं जो हैवी न्यूट्रॉन्स, हैवी मटेरियल के, हैवी एटम्स के साथ, तो वो क्या होते हैं फिर वो फिजन दैट कॉजेज द न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं टू और मोर न्यूक्लाई, लाइटर न्यूक्लाई और अनइक्वल फिजन फ्रेगमेंट्स, और वो जनरेट और वो रिलीज करते हैं बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज accompanied by emission of neutron and gamma rays। The fission fragments are radioactive and decay with time। The neutron release during the fission causes further fission reaction of uranium nucleus, and chain reaction is continued and maintained under favorable condition। तो ये कैसे होता है, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं फिजन होने के, फिजन रिएक्शन के। सो आगे हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 6.5 चल रहा है, 6.6 में आगे हम पढ़ेंगे। ईच वे ऑफ स्प्लिटिंग U235 nucleus ejects a different number of neutrons, 1, 2 or 3। On an average 2.5 neutron are ejected per neutron absorbed। तो एक एवरेज पकड़ते हैं
तो एक अगर न्यूट्रॉन हम एब्जॉर्ब करते हैं, अगर एब्जॉर्ब होता है तो 2.5 न्यूट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होंगे। आउट ऑफ 2.5 न्यूट्रॉन्स लेटली 0.2 to 0.3 न्यूट्रॉन्स आर लॉस्ट ड्यू टू एस्केप एट द सरफेस। तो 2.5 में से भी 2.2 to 2.3% जो न्यूट्रॉन हैं दैट विल बी एस्केप, वो लॉस्ट हो जाते हैं ड्यू टू द एट द सरफेस, एंड रिमेनिंग 2.2 न्यूट्रॉन आर अलाउड टू कंटिन्यू चेन रिएक्शन। तो बाकी के जो 2.2 न्यूट्रॉन जो बचे हैं दैट विल कंटिन्यू, वो चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। द रिएक्शन रेट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जो रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी लार्ज अमाउंट में। सच रिएक्शन इज़ कॉल्ड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो ये सारे इस चीज़ों को क्या बोल सकते हैं हम, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोला, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। द न्यूट्रॉन विच आर इजेक्टेड आउट फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजन मूव्स विथ अ हाई एनर्जी लेवल नोन एज अ फास्ट न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स। तो जो न्यूट्रॉन्स जो इजेक्ट हुए हैं अब, तो उन फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजन मूविंग विथ अ हाई एनर्जी लेवल, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेवल पे मूव कर रहे हैं, और इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू कैप्चर दिस न्यूट्रॉन्स बाय द फिजनेबल फ्यूल। तो ये इनको कैप्चर करना, ये जो न्यूट्रॉन्स हैं जो हाई एनर्जी लेवल पे आ गए हैं, जो फास्ट जिनको हम फास्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं, तो उनको कैप्चर करना बाय द मीन्स ऑफ फिजनेबल फ्यूल इज़ इम्पॉसिबल, एज द पॉसिबिलिटी ऑफ एस्केपिंग ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन इज़ मोर। The fission reaction will die out unless these neutrons are made available to continue the chain reaction। तो इनका जो फास्ट न्यूट्रॉन्स है, तो उनका जो एस्केपिंग का जो चांसेस है वो ज़्यादा होता है। तो एस्केपिंग ऑफ फास्ट मोर फिजन रिएक्शन विल डाई आउट। तो जो फिजन रिएक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जब तक कि वो वो जो न्यूट्रॉन्स है दैट वो कंटिन्यू चेन रिएक्शन कंटिन्यू नहीं करते। कि चेन रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। टू कंटिन्यू फिजन रिएक्शन द इजेक्टेड एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स इज रिड्यूस्ड बाय कोलिजन विथ द एटम्स ऑफ मटेरियल नोन एज मॉडरेटर्स। ठीक है, तो ये जो फिजन रिएक्शन है उसे अगर कंटिन्यू रखना है, तो इजेक्टेड जो एनर्जी इजेक्ट हुआ है न्यूट्रॉन से is reduced by collision with atoms of material known as moderators, and this process of reducing energy is called as a slowdown of electrons। तो ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हो गए थे, तो उसे हमें क्या करना होगा, स्लो करना होगा। तो वो कोलिजन एट जो दूसरे एटम्स हैं उनके साथ जब कोलाइड होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। एंड और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉडरेशन। So moderator can be defined as a material which reduces the neutron energy from 2 MeV to 0.25 eV without absorbing the neutrons। तो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किए बिना अगर कोई चीज़ को जो न्यूट्रॉन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मॉडरेटर। ओके, नेक्स्ट है आपका जो मैंने बताया, एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फिजन प्रोसेस। सो द न्यूट्रॉन, कौन कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो फिजन प्रोसेस में ज़रूरी है। द न्यूट्रॉन एमिट्स इन फिजन मस्ट हैव एडिक्वेट एनर्जी टू कॉज अ फिजन ऑफ अनदर न्यूक्लियस। द न्यूट्रॉन जो फिजन में जो न्यूट्रॉन्स एमिट हुए थे, उनमें इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ताकि वो जो दूसरे न्यूक्लियस है उनको भी फिजन पैदा कर सके। ठीक है, द प्रोड्यूस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मस्ट बी एबल टू सस्टेन द फिजन प्रोसेस एज वेल एज टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिजन। तो सारे जो भी एटम्स है या फिर जितने भी न्यूट्रॉन्स है वो फिजन सस्टेन करने चाहिए, शुड बी सस्टेन द फिजन प्रोसेस एज वेल एज उनका रेट ऑफ फिजन भी इंक्रीज होना चाहिए।
The process must be followed by the liberation of energy. It must be possible to control the rate of energy liberation, that is the rate of fission, by some means. ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चेन रिएक्शन क्या होती है और न्यूक्लियर फिजन, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे. थैंक यू.